दोस्तों, आज हम बात करेंगे हिंदुस्तान की सत्ता को 70 सालों तक अपनी मुट्ठी में रखने वाली कांग्रेस पार्टी के बारे में। आज हम बात करेंगे भारत को बेरोजगारी, भ्रष्टाचार और भुखमरी जैसे घाव देने वाली कांग्रेस पार्टी के बारे में। हम आपको बताएंगे कि अंग्रेज़ों के जाने के बाद देश एक बार फिर कैसे गुलाम हुआ था। हम आपको बताएंगे कि विदेशी ताकतों के इशारों पर कांग्रेस ने भारत को किस तरह निचोड़ा और किस हद तक निचोड़ा। तो आइए आज का वीडियो शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं समीक्षा कपूर और आप देख रहे हैं प्रलय टीवी। दोस्तों, हम सब जानते हैं कि कांग्रेस हमेशा से भारत की जनता को धोखा देती रही है। वास्तव में तो कांग्रेस की स्थापना ही खुद अपने आप में एक बहुत बड़ा धोखा था। दरअसल कांग्रेस की स्थापना देश को अंग्रेजों से आज़ादी दिलाने के नाम पर हुई थी, जबकि असल में ऐसा नहीं था। 1857 के भीषण स्वतंत्रता संग्राम के बाद अंग्रेज इस बात को अच्छी तरह से समझ चुके थे कि हिंदुस्तान की जनता अब ज़्यादा दिन गुलामी स्वीकार नहीं करेगी। अंग्रेज समझ चुके थे कि हिंदुस्तान की जनता एकजुट होकर पूरी अंग्रेज़ी हुकूमत को उखाड़ कर फेंक सकती है, लेकिन लालची अंग्रेज़ हिंदुस्तान जैसे खजाने को इतनी आसानी से छोड़ना नहीं चाहते थे। इसीलिए उन्होंने कुछ हिंदुस्तानियों को लालच देकर कांग्रेस की स्थापना करवा दी, ताकि जनता को ये लगे कि कांग्रेस उनके हक की लड़ाई लड़ेगी। बस यही एक गलती की सज़ा हम आज तक भुगत रहे हैं। इस तरह अंग्रेज़ों ने न सिर्फ जनता के विद्रोह को दबाया, बल्कि अपनी हुकूमत को भी बरकरार रखा। इनफैक्ट कांग्रेस की स्थापना के बाद तो अंग्रेज़ों की मुश्किलें और भी आसान हो गई, क्योंकि पहले जिन कामों के लिए जनता अंग्रेज़ों की बात नहीं मानती थी, वही काम अब कांग्रेस के नेता आसानी से कर लेते थे। अंग्रेज़ों और कांग्रेसियों की मिलीभगत ने कई सालों तक देश की जनता को बेवकूफ़ बनाया, लेकिन अब कांग्रेस की सच्चाई भी खुलने लगी थी, क्योंकि भगत सिंह और चंद्रशेखर आज़ाद जैसे क्रांतिकारियों ने अंग्रेज़ और कांग्रेस दोनों के लिए मुश्किलें बढ़ा दी थी। इन सारी समस्याओं से बचने के लिए अंग्रेज़ों ने एक बड़ी साजिश के तहत 15 अगस्त 1947 को देश भारत को आज़ाद कर दिया, लेकिन सत्ता की चाबी अपने पास ही रखी और प्रधानमंत्री की कुर्सी पर अपने सबसे बड़े खिदमतगार नेहरू को बिठा दिया। चलिए अब हम आपको कांग्रेस की कुछ देश विरोधी हरकतों के बारे में बताते हैं। नेहरू की चीन के साथ मायावी मित्रता का भी भारत को बहुत बड़ा खामियाजा उठाना पड़ा। 1948 में भारत को सुरक्षा परिषद का सदस्यता मिली थी, लेकिन कम्युनिस्ट चीन से मित्रता के लोभ में पंडित नेहरू ने न केवल राष्ट्रसंघ की सदस्यता हेतु चीन का समर्थन किया, बल्कि सुरक्षा परिषद की जीत चीन को दिलवाई। ऐसी पंचशील घनिष्ठता हुई कि चीन के प्रधानमंत्री चाउ एन लाई एक वर्ष में 6 बार भारत यात्रा पर आए और लाल किले में उनका सार्वजनिक अभिनंदन किया गया। इसका नतीजा 1962 और तैयारी ऐसी कि जवानों के पास ना तो सर्दी के जूते, जुराबे और ना ही हथियार। जनरल कॉल की अध्यक्षता और पंडित नेहरू की अव्यवहारिक नीति ने नेफा और लद्दाख में चीनी शिकंजे को कसने दिया और हारे हुए मन से नेहरू ने ऑल इंडिया रेडियो के असम के तेजपुर निवासियों को विदा ही दे दी थी। उसी युद्ध में भारतीय सेना जीती। मेजर शैतान सिंह का शौर्य राइफलमैन जसपत सिंह रावत था। पराक्रम रक्त से लिखी गौरव गाथा है। हारा था तो दिल्ली का राजनीतिक नेतृत्व। स्वतंत्र भारत का पहला भ्रष्टाचार कांड जीप घोटाला नाम से प्रख्यात है। पाकिस्तान ने कश्मीर पर हमला कर दिया था। सेना के पास जीपें नहीं थी। तुरंत किसी भी कीमत पर जीपें खरीदने का आदेश दिया गया। तब लंदन में भारतीय उच्चायुक्त टी कृष्णापचारी थे। विली की मार्क जीपें खरीदी गई। युद्ध समाप्त होने के 18 महीने बाद जीपें आईं। सांसद उस कांड से हिल उठी थी। यह भी नेहरू की ही देन है। आज़ादी के बाद से लेकर आज तक कांग्रेस ने सिर्फ और सिर्फ अंग्रेज़ों के इशारों पर ही काम किया है। भारत को भ्रष्टाचार, बेरोजगारी जैसे कई जहर पिलाने वाली कांग्रेस देश को साल दर साल कमज़ोर करती रही। अपने 70 साल की हुकूमत के दौरान कांग्रेस ने देश को पूरी तरह से खोखला करके रख दिया है। हम ये दावे के साथ कह सकते हैं कि वर्तमान में हमें जितनी भी समस्याओं से जूझना पड़ रहा है, वे सभी कांग्रेस की ही देन है।
भारत की आज़ादी का सेहरा महात्मा गांधी के सर बांधना एक मजाक के सर होगा। ये कहना कि सत्याग्रह व चरखे से आज़ादी दिलाई जाती है तो ये बहुत बड़ी मूर्खता होगी। इसीलिए गांधी को आज़ादी का हीरो कहना उन क्रांतिकारियों का अपमान करने जैसा है जिन्होंने देश की आज़ादी के लिए अपना खून बहाया है। यदि चरखों से आज़ादी की रक्षा संभव होती तो बॉर्डर पर टैंकों की जगह चरखे क्यों नहीं रखवा दिए जाते हैं। शहीद भगत सिंह को फांसी की सज़ा सुनाई जा चुकी थी। इसके कारण चंद्रशेखर आज़ाद काफ़ी परेशान और चिंतित हो गए थे। भगत सिंह की फांसी को रोकने के लिए चंद्रशेखर आज़ाद ने ब्रिटिश सरकार पर दबाव बनाने का फैसला लिया। इसके लिए चंद्रशेखर ने गांधी से मिलने का वक्त मांगा, लेकिन गांधी ने कहा कि वो किसी भी उग्रवादी से नहीं मिल सकते। गांधी जानते थे कि अगर भगत सिंह और चंद्रशेखर आज़ाद जैसे क्रांतिकारियों और ज़्यादा दिन जीवित रह गए तो वो युवाओं को हीरो बन जाएंगे। ऐसी स्थिति में गांधी को पूछने वाला कोई नहीं रहता। कई बार हमने आपको बताया है कि किस तरह गांधी ने भगत सिंह को मरवाने के लिए एक दिन पहले ही फांसी दिलवाई। गांधी से वक्त ना मिल पाने के बाद चंद्रशेखर ने नेहरू से मिलने का फैसला लिया। 27 फरवरी 1931 के दिन चंद्रशेखर ने नेहरू से मुलाकात की। ठीक इसी दिन नेहरू ने भगत सिंह की फांसी को रोकने की विनती की। बैठक में चंद्रशेखर ने पूरी तैयारी के साथ भगत सिंह को बचाने का सफल प्लान भी रख दिया था, जिसे देखकर नेहरू हक्के बक्के रह गए थे, क्योंकि इस प्लान के तहत भगत सिंह को आसानी से बचाया जा सकता था। लेकिन फिर भी कांग्रेस की सरकार ने नेहरू को किताबों में बच्चा का क्रांतिकारी चाचा नेहरू बना दिया और आज भी किताबों में चंद्रशेखर को उग्रवादी लिखा जाता है। दोस्तों, महात्मा गांधी ने अपने जीवन में 3 आंदोलन चलाए और तीनों ही बीच में वापस ले लिए गए। फिर भी लोग कहते हैं कि आज़ादी गांधी ने दिलवाई। दोस्तों, यहाँ हमें साफ साफ दिखता है कांग्रेस का दोगलापन। यही नहीं, नेहरू ने कई ऐसे फैसले लिए हैं जो वक्त के साथ नासूर बन गए और जिनका दर्द अभी भी हिंदुस्तान को जनमानस झेल रहा है। आइए एक नज़र डालते हैं जवाहरलाल नेहरू के ऐसे कुछ फैसलों पर। तीसरे विश्व युद्ध के बाद 1945 में संयुक्त राष्ट्र संघ का गठन हुआ। तो विश्व युद्ध में जापान के खिलाफ चीन के योगदान को देखते हुए सोवियत संघ द्वारा उसको स्थायी सदस्यता दिलाने की बात कही जाने लगी। उसी समय अमेरिका मोत्सुआंग के कम्युनिस्ट चीन के खिलाफ था और उसकी जगह चियांग काई-शेक के फॉर्मोसा, तो अब ताइवान है, उसे सदस्य बना दिया। अमेरिका कम्युनिस्ट चीन की बजाय 1950 में प्रजातांत्रिक भारत को स्थायी सदस्य बनाना चाहता था, लेकिन जवाहरलाल नेहरू ने इस प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया, जो कि शांति के लिए घातक साबित होगा, ऐसा कहकर उसे अस्वीकार कर दिया। भारत का सुरक्षा परिषद की स्थायी सीट को ठुकराना इतिहास की सबसे बड़ी भूलों में गिना जाता है। भारत को न जाने कितनी बार इस वजह से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मुंह की खानी पड़ी है। जिस चीन को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में स्थायी सीट दिलाने के लिए भारत ने 25 वर्षों तक उसका साथ दिया। यही नहीं, नेहरू ने चीन की समाजवादी नीतियों से काफ़ी प्रभावित थे और चीन के साथ भारत के अच्छे रिश्तों की वकालत भी करते थे। उन्होंने भारतीयों और चीनियों के बीच एक सकारात्मक संवाद स्थापित करने के लिए हिंदी चीनी भाई भाई का नारा भी दिया था, लेकिन बदले में चीन ने साल 1962 में भारत पर युद्ध थोप दिया। चीन ने भारत की नाक के नीचे से तिब्बत को भी हड़प लिया और आज वह भारत के राज्य जम्मू कश्मीर के एक बड़े हिस्से पर अवैध रूप से कब्जा किए बैठा है। 1948 में जब भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध हुआ तो भारतीय सेना पाकिस्तानियों को खदेड़ने में सफल रही थी और भारतीय सेना ने बलूचिस्तान पर कब्जा कर लिया था। इतना ही नहीं, युद्ध में पाकिस्तान को करारी हार मिली थी और बलूचिस्तान के सभी कबालीय समूह की संसद ने प्रस्ताव किया था कि वे भारत के साथ रहना चाहते हैं, लेकिन तभी अचानक पंडित नेहरू ने सीज फायर का ऐलान कर दिया क्योंकि वे शांति का माहौल चाहते थे। दोस्तों, इन सभी फैसलों की वजह से आज देश नेहरू गांधी की वजह से बर्बाद है। इस समय कांग्रेस पार्टी सबसे ज़्यादा बौखला रही है। देश को गुलाम रखने वाली कांग्रेस आज अपने ही वजन से नीची दबी हुई है। ऐसे समय में सत्ता पाने की बेचैनी कांग्रेस में बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है। सारे हथकंडे अपना रही है।
जिससे देश को फिर से गुलाम बनाया जा सके। दोस्तों, हमारे आने वाले एपिसोड्स में आपको कांग्रेस पार्टी के चाल चरित्र की बारीकी से विश्लेषण देखने को मिलेगा। यहाँ आप जानेंगे कि कांग्रेस ने सत्ता में रहते हुए कौन से ऐसे काम किए जिसकी सज़ा भारत को सदियों तक भुगतनी पड़ेगी। आज के लिए सिर्फ इतना ही। आप देखते रहिए प्रलय टीवी।